आइए जानते हैं अन्य विरोधाभासों की कड़ी के क्रम में एक नए विरोधाभास के बारे में। आपने बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 पढ़ा होगा या सुना होगा। इसके अंतर्गत जो है भूदान के समय आचार्य विनोबा भावे द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। बहुत सारे लोगों ने आचार्य विनोबा भावे को ज़मीन दान के रूप में दिया था, जिसको बाद में सरकार द्वारा वितरित किया गया। इसमें कृषियों की भूमि भी थी और इस ज़मीन को वितरित करने में जाति का कोई बंधन नहीं था। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं था। किसी को भी वो ज़मीन भूदान में बंदोबस्त की जा सकती थी, उसमें जाति का कोई चर्चा नहीं थी। उसके बाद इसकी धारा 14 के अनुरूप था कि धारा 14 इसकी कहती है, इस एक्ट की धारा 14 कि ज़मीन जो भूदान से आपको प्राप्त हुआ है उस ज़मीन को आप यूज कर सकते हैं, कृषि कार्य हेतु आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हस्तांतरित नहीं कर सकते, यानी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। उसमें 2 बिंदु और जोड़े गए, जिसमें बिंदु ये था कि आप इस भूमि का किसी के साथ बदलैन कर सकते हैं। दूसरा बिंदु था कि इस भूमि को गिरवी रख कर के आप जो है बैंक से लोन ले सकते हैं। तो पहले बिंदु में था बदलैन वाले बिंदु में कि उसमें भूदान यज्ञ कमेटी की पूर्वानुमति, लिखित पूर्वानुमति आवश्यक थी। तो पहला बिंदु तो एक हद तक मान भी लिया जाए कि अगर हम किसी से बदलैन करेंगे तो भूदान यज्ञ कमेटी अपने हिसाब से उसको लिखित पूर्वानुमति देगी, उनकी कुछ शर्तें होंगी कि तब फिर बी की ज़मीन को ही भूदान में काम माना जाएगा, क्योंकि ए तो बी के ज़मीन पर जा रहा है, तो फिर बी का ज़मीन जो ए को प्राप्त होगा उसको भूदान का ज़मीन माना जाएगा। और बी का ज़मीन अगर भूदान का ज़मीन नहीं था तो बी का ज़मीन जो ए पर आएगा वो उसको भूदान से मुक्त माना जाएगा। ये तो अपना वो लिखा पढ़ी करते ही होंगे। तो अगर इसमें पहला बिंदु को छोड़ भी दिया जाए तो फिर दूसरे बिंदु है इसमें। दूसरा बिंदु पे देखिए एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। दूसरा बिंदु में ये है कि आप बैंक उस ज़मीन को गिरवी रख कर बैंक से लोन ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने ज़मीन को गिरवी रख दिया, बैंक में गिरवी रख दिया और बैंक से लोन ले लिया, लेकिन मैं बैंक का लोन, अगर किसी ने कोई बैंक से लोन लेता है और बैंक का लोन चुकाने में वह असमर्थ हो जाता है, वह लोन चुकता नहीं कर पाएगा, तो बैंक तो अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। तो वो तो अपने एक्ट के हिसाब से, नियम के हिसाब से बैंक तो उस ज़मीन का नीलामी करेगा फिर, और जैसे ही वो नीलामी करेगा तो वह ज़मीन तो कोई भी खरीद सकता है नीलामी में। तो जैसे ही नीलामी में कोई ज़मीन दूसरा कोई खरीदेगा तो यह आदमी तो फिर पुनः बिना ज़मीन का हो जाएगा, फिर बेघर हो जाएगा, फिर ये बिना भूमिहीन हो जाएगा। यानी तो फिर तो ये होगा कि ज़मीन तो इससे हस्तांतरित होकर दूसरे के पास चली गई। जब किसी के पास ज़मीन थी और उसका ज़मीन नीलाम होकर के किसी दूसरे के पास चला गया तो ज़मीन तो पुनः जस का तस फिर पूर्वा स्थिति में आ गया ये आदमी। तो ये एक विरोधाभास है कि वो उस ज़मीन को गिरवी रख करके बैंक से लोन ले सकता है। इससे एक विरोधाभास का जगह बनती है, एक पॉइंट बनता है। और इस हस्तांतरित भूमि हस्तांतरित नहीं भी करना है और इस तरह से एक रास्ता मिला हुआ है कि हस्तांतरित भी हो सकता है। अभी तो किसी को ज़मीन इसलिए दिया जाता है ताकि वह बेघर न रहे या उसके पास बिना भूमि का न रहे, वह खेती के योग्य ज़मीन है तो खेती करके अपना भरण पोषण कर सके अपना और अपने परिवार का। तो वो जैसे वो बेघर हो जाएगा और वह बिना ज़मीन का हो जाएगा तो फिर वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, फिर उसके लिए वो सरकार के लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा। इन सब चीज़ों को एक विरोधाभास माना जा सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में हम आते हैं तो जैसे अब देखा जाए माने चीज़ों में कितना विरोधाभास है जो स्वतः स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को निगेटिव रूप में किसी चीज़ का विश्लेषण कर रहा हूँ, नहीं, आप भी इसको इजीली समझ सकते हैं क्योंकि इसके कारण जो है विवाद के पैदा होने की संभावना रहती है और ये सारी चीज़ जो विवाद के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे बिहार भूमि दाखिल कार्य अधिनियम 2011 के अनुसार जब आप म्यूटेशन किन किन ज़मीन का होना है वो उसमें उल्लिखित है। उसके सबसे अंतिम बिंदु पे जब हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सरकार रैयती भूमि लीज नीति के तहत सतत लीज पर ज़मीन किसी रैयत से ले सकती है, सतत लीज के तहत, परपेचुअल लीज पर। और उसका अगर लिखा हुआ है कि अगर सरकार लेती है सतत लीज पर तो उसका म्यूटेशन हो सकता है। अब देखिए, अब आप जाइए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर 1882 जो है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जब आप अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, जो कि केंद्र सरकार का एक्ट है, तो आपको स्पष्ट विरोधाभास नजर आ जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जब आप अध्ययन करेंगे, उसमें जो लीज सेक्शन का अवलोकन करेंगे
तो उसमें किसी भी लीज, आखिर परपेचुअल लीज हो या सतत लीज, मीन्स जो परपेचुअल लीज हो, कोई भी लीज हो, किसी प्रकार का लीज हो, लीज से टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। तो आप लीज से जब टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो लीज के बिंदु पर परपेचुअल लीज से लिया हुआ चीज़, किसी व्यक्ति से लिया हुआ जो सरकार द्वारा लिया गया है, उसका म्यूटेशन कैसे हो सकता है? ये तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के प्रतिकूल है कि लीज से टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, भले ही परपेचुअल लीज है क्यों ना हो। तो जैसे कुछ लोग, इस पर मेरी चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि परपेचुअल लीज जो है वो भी एज गुड एज रजिस्ट्री के ही बराबर है, वो भी रजिस्ट्री के ही लायक है, क्योंकि वह ज़मीन तो परपेचुअल लीज पर, सतत लीज पर है, यानी हमेशा लीज पर सरकार के पास रहेगी, कि एज गुड एज वह रजिस्ट्री ही है। तो इस पर मेरा उनसे कहना था कि मौसी जो होती है वो भी माँ जैसी ही होती है, लेकिन माँ नहीं होती। तो परपेचुअल लीज जो है वह रजिस्ट्री के बराबर कैसे हो सकती है? रजिस्ट्री से टाइटल ट्रांसफ़र हो सकता है, परपेचुअल लीज से कैसे टाइटल ट्रांसफ़र हो सकता है? और अगर परपेचुअल लीज से टाइटल ट्रांसफ़र होता है, उसका म्यूटेशन हो सकता है, तो फिर वह सिर्फ सरकार जहाँ पब्लिक से ज़मीन परपेचुअल लीज पर ले रही है, सिर्फ उसी का क्यों? पब्लिक टू पब्लिक, अगर कोई पब्लिक किसी दूसरे पब्लिक को परपेचुअल लीज पर ज़मीन देता है, तब फिर उस ज़मीन का म्यूटेशन क्यों नहीं होगा? वहाँ तो नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ तो नहीं हो रहा है, एक्ट में तो सब लिख नहीं है। यानी पब्लिक टू पब्लिक परपेचुअल लीज में कोई ट्रांसफ़र होता है भूमि का, तो उसका म्यूटेशन नहीं होगा, लेकिन पब्लिक टू गवर्नमेंट हो रहा है तो उसमें होगा। तो कैसे संभव है? इसका मतलब है कि परपेचुअल लीज से टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और यह BT एक्ट और यह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल भी नहीं है, विरोधाभास है। तो इन चीज़ों को तो किन्हीं को तो देखना होगा इन चीज़ों को, वरना आज ना कल इसमें तो विवाद पैदा हो सकते हैं, इसमें संभावना है कि विवाद पैदा हो। एनीवे, ये सब चीज़ें जो है एक आम जागरूक भारतीय नागरिक की हैसियत से मेरे निजी विचार हैं। मैं इन चीज़ों का एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर्स इत्यादि का गंभीरता से मैं अध्ययन करता हूँ और आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि आप खुद ही इस पर निर्णय लें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या विरोधाभास है, क्या नहीं है, विवाद पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको विवादों को दूर करना है तो आपको उसके जड़ में जाना ही होगा, आपको रूल, एक्ट्स इत्यादि के जड़ में जाना होगा, ऑर्डर्स के जड़ में जाना होगा, किस एक्ट से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं। आपको उसके लिए एक लॉ कमीशन टाइप बनाना चाहिए जो इन सारे बिंदुओं का अध्ययन करे, और अध्ययन कर करके इन सारे बिंदुओं पर किसी निष्कर्ष पर निकले, क्या सही है, क्या गलत, उसके अनुरूप मेरा कहना है कि रूल, एक्ट, ऑर्डर्स में एकरूपता रहे, ताकि विवाद की संभावना कम से कम रहे। तो इस प्रकार देखा आपने, आप भी इन सब विषयों की चर्चा करें और आप अपना जानकारी बढ़ाएं और इस पर विषय चर्चा करें, और उचित फोरम पर आप इस पर सलाह दें, ताकि उच्च स्तर पर इसकी जानकारी प्राप्त हो और वहाँ से इसके निदान का उपाय निकाला जा सके, ताकि भूमि विवाद में कमी आए। और इस प्रकार के वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा, ताकि आप जागरूक हों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।